स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2025 के लिए खान ग्लोबल स्टडी यानी खान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 इन दोनों प्रैक्टिस सेटों का जो डिस्कशन है वो हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपसे निवेदन है वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। आपसे निवेदन है वीडियो को एक लाइक जरूर करें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हुआ उनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन है कि वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कथन गलत है, भारत रत्न नहीं बल्कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किससे? तो पद्म विभूषण। तीसरा है वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन थे। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? क्या पूछ रहा है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 है ये किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है जेओल मोकीर, फिलिप आजियो और पीटर हॉबिट को। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेओल मोकीर, फिलिप आजियो और पीटर हॉबिट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो IBCA में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीन देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने ऐसा किया है? तो ये किया है मलेशिया ने, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की दृष्टि से। तो राजगीर में जो आयोजित हुआ है हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडुलिपियों के जो संरक्षण है इसके लिए किया गया है ज्ञान भारतम पोर्टल का आविष्कार, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्य या राज्यों में किया गया था? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3, यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? किसमें पूछ रहा है? फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको गाफ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको गाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है भारत का निकासी अभियान, सूची 2 में संबंधित देश। तो चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन अजय तो यह है इजराइल से। ऑपरेशन सिंधु हाल ही में किया गया था, ईरान से भारतीयों को लाया गया था।
ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। कहाँ से? तो यूक्रेन से लोगों को लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा सर्वर? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? कौन सा उपग्रह है? तो निसार उपग्रह। किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के संयुक्त मिशन से। तो ये जो है पूछ रहा है अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था GSLV के द्वारा, GSLV F-16 के द्वारा यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSLV F-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध है। तो विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। किससे? स्वदेशी निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, औसत कथन का चयन करें यानी जो कथन गलत है उसको चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, मैक विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला। दूसरा है, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप। तीसरा है, BFS स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली। और 4 नंबर दिया हुआ है, इल कैपिटन विश्व का दूरतम सुपर कंप्यूटर। तो पूछ रहा है इसमें से असत कथन, तो इसमें से कोई भी कथन जो असत नहीं है यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? बताइए, सितंबर 2025 तक कितना हो गया रामसर स्थल की कुल संख्या? तो 93 यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। ठीक है, सितंबर 2025 में क्या किया? बिहार में 2 नए स्थल, एक गोकुल जलाशय, दूसरा था उदयपुर। नाम ध्यान से सुनिएगा, एक गोकुल, दूसरा था उदयपुर। उदयपुर इन दोनों को क्या किया गया? शामिल किया गया किसमें? तो रामसर स्थल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? भारत का रैंक कौन सा हो गया? तो ये हो गया तीसरा। कौन सा? तीसरा यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है? क्या पूछ रहा है? भारत का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 151 यानी 151वां यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्कोर कितना है? 32.56। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 4 अक्टूबर 2024 को RBI द्वारा स्वदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा? तो भारत का जो स्वदेशी मुद्रा भंडार है ये रहा लगभग 704.89 बिलियन $, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 704.89 बिलियन $।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया। इनमें से संबंधित असत विकल्प का चयन करें, कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें जो कौन सा शामिल नहीं किया गया था, इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, बल्कि कृषि, निवेश और एमएसएमई लघु मध्यम उद्योग जो है इसको शामिल किया गया था, सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। तो भारत की कुल जो प्रजनन दर है 2.0 यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान इस संगठन के पूर्ण सदस्य कब बने। कौन सा सदस्य पूर्ण सदस्य कौन, तो नेपाल और भूटान। कब बना, तो ये बना है 2004 में। कब बना है 2004 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में पहले से बाद में व्यवस्थित करें, यानी पहले फिर बाद में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भोपाल गैस त्रसदी जो है ये हुआ था 1984 में, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। चेरनोबिल त्रसदी है, ये कब हुआ त्रसदी, ये हुआ था 1986 में, ठीक है। गुजरात भूकंप भुज में हुआ था, ये हुआ था 2001 में। और हिंद महासागर सुनामी ये हुआ था 2004 में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल त्रासदी 1986, गुजरात में भूकंप 2001 में और हिंद महासागर सुनामी 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा। क्या पूछ रहा है, रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा। तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो क्या हो जाएगा कि ऋण जो है इसका महंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन दो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है। तो पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति के बीच का जो मुख्य अंतर है वो क्या है, तो वो है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित कॉलमों में दिए गए विकल्पों का सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 में योजना है, कॉलम 2 में कालावधि है। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हुआ था 1951 से 56। उसके बाद वार्षिक योजना जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है, ये हुआ था 1966 से 69 में। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय जो योजना है 1980 से 85 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 52, यानी ए का बी, दो का ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहा जाता है। तो किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे कहा जाता है व्यापार अधिशेष, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट हाथी
यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया? तो 1992 में। और आप लोग को बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत किया गया? क्या चीज? तो प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरितगिरी प्रभाव के वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को उनके संबंधित विशिष्ट योगदानों के साथ सुमिलित करें। क्या करने के लिए करा? सुमिलित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जोसेफ फूरियर, तो जोसेफ फूरियर जो था ये वातावरण द्वारा उष्मा के अपगमन को अवरुद्ध करने वाले समान सैद्धांतिक रूपरेखा का वर्णन 1824 में किया। ठीक है। जॉन टिंडल, तो टिंडल प्रभाव, जॉन टिंडल क्या किया था? तो टिंडल प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त अवशोषण की स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से प्रयोगात्मक पहचान 1859 में। स्वांते अर्हेनियस, इसने क्या किया? तो इसने किया था पृथ्वी के तापक्रम के बीच गुणात्मक संबंध की गणितीय गणना। और लास्ट जगदीश चंद्र बसु, तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने किया था अत्यधिक लघु तरंग दैर्ध्य पर वायरलेस संचार का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। देख लेते ऑप्शन, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। उज्ज्वल, श्रृंगार, सामुद्रिक या फिर आशीर्वाद। इसमें से शुद्ध जो वर्तनी है वो कौन सा है? तो आशीर्वाद है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद का है। ठीक है। उज्ज्वल गलती दिया हुआ है, श्रृंगार भी और सामुद्रिक भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो काठ की हांडी जो बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छल या कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 है, इथेनॉल C2H5OH के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पूछ रहा है इथेनॉल के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए, इथेनॉल जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है? पानी में घुल जाता है, यहाँ दिया हुआ पानी में घुलता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन करें। में दिया हुआ है सूची 2 से मिलान करने के लिए। सूची 1 में दिया हुआ है Q9, तो Q9 जो है मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ए का 3। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है? तो एनेस्थेसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? तो यह सॉल्वेंट और कीटाणुनाशक। और डी में क्या है? डी में डाइक्लोफेनॉक, डाइक्लोफेनॉक जो है ये सूजन रोधी और दर्द निवारक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कूट ए का 3, 2 का यानी बी का 1, ए का 3 किस में है? बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संदर्भ में? आवर्त सारणी के संदर्भ में। कथन दिया हुआ है, समूह ए के तत्वों क्षारीय मृदा धातु कहते हैं या कहलाते हैं। समूह ए के तत्व जो है क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। कथन बी दिया हुआ, समूह 13 के तत्व को हैलोजन समूह कहते हैं। तो ये जो तत्व समूह है दिया हुआ 13, ये गलत दिया हुआ है। समूह 13 के तत्व को हैलोजन नहीं कहा जाता है। ठीक है।
समूह 17 को कहा जाता है, समूह 17 के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। सी में दिया हुआ है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, बिल्कुल सही है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोलोज, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 अयस्क के गेंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क से जो गैंग है, गैंग में अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है फ्लक्स। क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसे कहा जाता है समस्थानिक, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समभारिक है, तो समभारिक क्या होता है? तो समभारिक होता है जिनमें परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या वो समान होती है, परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है, उसको समभारिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक जो है, जिसको आइसोटोन्स कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जो है दोनों भिन्न होता है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। और आइसोमर जो है यानी समावयवी, तो समावयवी जो किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि जो वैसे अणु या परमाणु होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसको समावयवी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान, जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधा जीव जंतु जो मरे के लिए पेड़ पौधा हो, ठीक है। एंटोमोलॉजी, इसमें किसका? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का। उसके बाद है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है कवकों का अध्ययन, ठीक है। किसका? कवकों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 37 युगलिना किस जगत के अंतर्गत आता है? तो 5 जगत जो वर्गीकरण आर हेक्टेयर द्वारा किया गया था, उसमें युगलिना जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? तो आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। कब मिला था इनको? 1968 में। कब मिला था? 1968 में मिला था नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? तो जेनेटिक कोड के लिए। किसके लिए मिला था? जेनेटिक कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेटाफेज में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? बताइए फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ा को ढकने वाला आवरण को कहा जाता है प्लूरा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूरा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? क्या पूछ रहा है? सरल उत्तक। ऑप्शन है जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या फिर एस्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ये क्या है? जल संबंध उत्तक है, पौधे का जल संबंध उत्तक। एक होता है फ्लोएम जो कि खाद्य पदार्थ का संबंध करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42
आहार नाल मूल रूप से किस से किस तक विस्तारित लंबी नली है? तो आहार नाल जो है, मनुष्यों में जो आहार नाल है, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक? तो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक, यानी एनस तक, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितना होती है? 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण जो है किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ए से ग्रुप बी को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या करा, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता अपरिवर्तित रहती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, या फिर बढ़ती है या फिर घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है, सोलर सेल के बारे में गलत कथन चुने। किसके बारे में? तो सोलर सेल के बारे में। चलिए पहले कथन देखते हैं। पहला है कि सोलर सेल से मूल रूप से पीएन संधि होती है। ये तो कथन बिल्कुल सत्य है। कथन बी है, सौर विकिरण सेल पर आपतित होने के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ये भी सही है। तीसरा, यह फोरोवोल्टिया प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से गलत कथन चुने। फिर इसमें कह रहा है गलत कथन को चुनने के लिए। कथन में दिया हुआ क्रूस कांच परावैंगनी किरण को काटता है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकार का कारण धूलकण है। ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकेंड में पहुंचता है। ये कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ये कथन सत्य है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47, सदिश राशि का चयन करें। सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो उसको सदिश राशि कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सदिश राशि? तो धारा घनत्व है। ठीक है, दाब तो अदिश राशि है, दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है। ठीक है, उष्मा भी और विद्युत धारा भी। क्वेश्चन 48 है, मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करके। देखिए, इलेक्ट्रोइन्फेंसलोग्राम जिसको ईईजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईईजी। ये मस्तिष्क रोग से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो किससे संबंधित है? हार्ट। किससे संबंधित होता है? हार्ट, यानी दिल से, हृदय से संबंधित होता है। फोटोमीटर, ये किससे संबंधित है? तो दो स्रोतों की प्रतिदीप्त या तीव्रता की तुलना करने वाला, यानी ऑप्शन ए से। मोनोमीटर, मोनोमीटर किससे संबंधित है? तो मोनोमीटर जो है संबंधित है गैसों का दाब मापने वाला। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। तो देख लीजिए किस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो आपको याद रखना इसमें दो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है ईईजी और ईसीजी। इसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ईसीजी मस्तिष्क, ईसीजी जो हृदय से है और ईईजी है वो मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। प्राक्षेप गति पर निम्न कथनों को विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, भाला फेंक 7 फुट खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री के कोण पर वस्तु फेंकता है तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। कथन बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। दूसरा है कथन जो यानी कारण जो है
कि कण को अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। ये भी कारण जो है सही है, लेकिन ये जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भाला फेंक वाला है ये, लेकिन इससे संबंधित नहीं है सही दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। क्वेश्चन नंबर 51, गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिए कुख्यात है? यहाँ पर प्रख्यात होना चाहिए था। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल है किसके लिए? तो ये जो है ट्रायंगल है नस्ली पदार्थों का अवैध उत्पादन के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नस्ली पदार्थों का अवैध उत्पादन। कोई लोग सोच रहे होंगे गोल्डन ट्रायंगल तो सोने की खान है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध द कुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है? किसे नाम से? तो द कुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो द कुक्स पैसेज के नाम से कुक जल डमरू मध को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप के बीच स्थित है। और इसका जो नाम है कैप्टन कुक के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें तो कुछ पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरेस जल डमरू मठ ये कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यूगिनी के बीच स्थित है। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यूगिनी के बीच। ठीक है, दूसरा है मलक्का जल डमरू मठ, तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया। टॉरेंस तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यूगिनी। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का, किसके बीच? तो रूस और अलास्का। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है? कौन सा प्रतीक है कोपेन का? CFB किस जलवायु को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री पश्चिमी तट। सी से समशीतोष्ण जलवायु, F फॉर वर्षा भर, और B से होता है, B से गर्मी मध्यम होती है। तो कैसा हो जाएगा? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। क्वेश्चन नंबर 54, कोर्टिस जोन किससे संबंधित है? बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है सौर ज्वालाएं, सौर कलंक, अरोरा या फिर सौर तूफान। तो कोर्टिस जोन जो है सूर्य की सतह पर स्थित सौर कलंक है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर कलंक, सन स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है? कौन सा डिवीजन है? कैसिनी डिवीजन किससे क्या है और किस ग्रह से संबंधित है? तो ये जो है शनि के वलयों में एक रिक्ति है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि के वलयों में एक रिक्ति। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि शनि में जो वलय है, शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय है, इसकी संख्या कितनी है? रिंग की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारक से नियंत्रित होता है? तो बताइए, घास भूमियों में जो वनस्पति घनत्व है किस कारण या किस कारक से नियंत्रित होता है? तो ये होता है वर्षा की मात्रा से, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा की मात्रा। क्वेश्चन है 57, पर्यावरणीय विषाक्तता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ रोग या घटना, दूसरी तरफ दिया हुआ मुख्य कारक या फिर तत्व। पहला है मिनी माता रोग, तो ये जो है मिथाइल मरकरी के कारक, इसका जो कारक है मिथाइल मरकरी है। दूसरा इटाई रोग, तो इसका जो कारक है वो है कैडमियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो पानी में जो है नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से हो जाता है, तो इसका कारक नाइट्रेट। और ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फिलिंग द ब्लैंक, vocabulary and context. The recent economics dash has led to widespread job losses across various sectors of the industries. तो पूछा है यहाँ पे क्या होने वाला, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लम्प। क्या हो जाएगा, स्लम्प। क्वेश्चन नंबर 59 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फ्लोइंग फ्रेज। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन डिसीविंग, यानी धोखा देने में, अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्टन, यानी ऑप्शन ए, चार्ल्टन। निम्नलिखित संख्या समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न संख्याओं समूह का चयन कीजिए। देखिए पहला जो दिया हुआ है इसमें है 12 का स्क्वायर किया 144, उसमें 4 जोड़ दिया तो 148। इसमें क्या किया 15 का स्क्वायर किया 225, उसमें 4 जोड़ दिया 229। ठीक है, उसके बाद क्या किया है 17 का स्क्वायर किया 289, उसमें 4 जोड़ दिया तो 293 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 294, नहीं, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि आज से 3 दिन पहले मंगलवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या पूछ रहा है, आज से 3 दिन पहले मंगलवार था, ठीक है, तो 3 दिन पहले मंगलवार था तो आज शुक्रवार होगा जोड़ के, तो आगामी जो होगा कल शुक्रवार, उसमें एक दिन जोड़ेंगे शनिवार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन तौलकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर x ग्राम का वजन प्रयोग करता है तो x का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 833.33 ग्राम। तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF में। ठीक है, इसको भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर सोमवार ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो स्थिर पानी में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उनका एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 16 तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इससे आप सॉल्व कीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो ए नंबर 12। 65 है, एक शंक्वाकार बाल्टी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यदि बाल्टी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता यानी क्षमता लीटर में कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 लीटर। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन तो क्या हो जाता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 66, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए किस पठार पर काटती है। तो ये हो जाएगा बघेलखंड पठार, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण नहीं करती है। तो ऑप्शन दिया हुआ पटकाई पहाड़ी, ये तो करती है, मिजो पहाड़ी, चीन पहाड़ी और मिस्सिमी पहाड़ी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्मी पहाड़ी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्य से सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो बालको कहाँ है? तो ये कोरबा छत्तीसगढ़। नालको, तो नालको है उड़ीसा में कहाँ? तो अंगुल और दामनजोड़ी में। हिंडलको कहाँ है? तो हिंडलको जो है रेनकुट उत्तर प्रदेश। और इंडाल झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा पी का 2, क्यू का 1। ऑप्शन देख लेते हैं। पी का क्यू 2 का 1, उसके बाद आर का 3, एस का 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु नदी तंत्र के दोआबों से सही रूप से संबंध नहीं है? तो दिया हुआ बाड़ी दोआब, रेचना दोआब, झेलम दोआब या सिंध सागर दोआब। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध सागर दोआब, जो कि चिनाब और सिंधु के बीच नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? तो झेलम और सिंधु नदियों के बीच। किसमें? चिनाब नहीं बल्कि झेलम और सिंधु के बीच। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, कथन दिया हुआ कारण। कथन क्या है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जो है हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती हैं और उनका प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत पुराना यानी प्रौढ़ तथा स्थिर है। तो देखिए दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71, वाणिज्यिक अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक अनाज कृषि का जो महत्वपूर्ण फसल है वो है गेहूं, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित अनुसंधान संस्थाओं को उनके सही स्थान से मिलाइए। स्तंभ 1 में संस्थान दिया हुआ है, स्तंभ 2 में स्थान। तो आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये है शिमला में। ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गुआन का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित जो सुअर की नस्ल गुआन है इसका दूसरा नाम है बदकावल, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदकावल। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों को उनके निवास के प्रमुख राज्य या क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य या क्षेत्र। तो चलिए मैच करवाते हैं। पहला बोडो, तो बोडो जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। उसके बाद अंगामी, तो अंगामी नागालैंड से। खासी जो है ये मेघालय से। और चकमा त्रिपुरा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी का 4, क्यू का 1, यानी 1, आर का 2 और एस का 3। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है? किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 यानी ऑप्शन बी। 76 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 19 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। भारत में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज किस पोर्ट पर लागू किया गया था? तो ये किस पोर्ट पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था कंडाला पोर्ट पर, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडाला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, और ये कहाँ स्थित है कंडाला पोर्ट? गुजरात में। 78 है, बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या जो है 13.07 करोड़, यानी ऑप्शन बी। कितना? तो 13.07 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। है, अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? क्या अनुच्छेद? अनुच्छेद 142। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पूर्ण न्याय की संवैधानिक शक्ति, यानी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? बताइए ग्राम सभा की परिभाषा किस में दिया गया? ये दिया गया अनुच्छेद 243 ए में। किसमें? अनुच्छेद 243 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में रीट के प्रकार एवं उनके उद्देश्य का सही मिलान इस प्रकार है। हैबियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध होने से मुक्त कराना, बिल्कुल सही है। मैंडमस, किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश, ये भी सही है। प्रोहिबिशन है अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक। और क्वावारंटो जो है किसी पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगना, तो ये सभी जो है सही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारत में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है। तो भारत में जो आचार संहिता है ये कब लागू होती है? केवल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है? किसमें संशोधन किया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने से पहले प्रतिदिन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सही कथन है। दूसरा है कि शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में है। ठीक है, तीसरा एक स्थगन प्रस्ताव केवल ऐसे विषय पर लाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ हो, निश्चित हो और लोक महत्व का हो। ये भी कथन सत्य है, ये कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। क्वेश्चन नंबर 86 है,
अनुच्छेद 275 के तहत संवैधानिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राज्यों को वित्तीय सहायता देना, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर स्तर बढ़ाना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना, या फिर केंद्र सरकार के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की प्रथाओं के विरोध में 1517 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम है 95 थीसिस। क्या है? 95 थीसिस, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से 3 देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा थे? तो कौन से 3 देश थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो ये था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य, यानी ऑप्शन बी। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1914 से, और अंत कब हुआ? तो 1918 में, 1914 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? किसके विषय में? तो नागार्जुन के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की रचना की। ये जो कथन है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है कुर्रम चोल प्रशासन की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है तन्यूर या तुंगकुरम उन बड़े शहरों या विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से गलत कथन जो है कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो गलत कथन है वो दिया ऑप्शन नंबर डी में। बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरे अभिकांत सिन्हा थे। तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण दूसरे अभिकांत सिन्हा थे, ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। क्वेश्चन 92 काफी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित भारतीय दर्शन के मतों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो दर्शन मत और इनका प्रवर्तक, शाख दर्शन, तो शाख दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पंतजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। उदासीन निष्क्रियता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो उदासीन निष्क्रियता की जो नीति है ये लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था? तो सर्वप्रथम रेल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। घोलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? इनमें से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए, पहला है घोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में 2021 में शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा है क्या कि घोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित है और यह कर्क रेखा पर स्थित है। तीसरा है घोलावीरा की खोज ऐसा राव द्वारा की गई थी। चौथा कथन दिया हुआ है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जलाशय एवं खगोलीय वेधशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन है दिया हुआ वो कथन 3 जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, ऐसा राव द्वारा नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सी कृति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। असमंजस, लोक व्यवहार, चंपारण में गांधी या द इंडियन स्ट्रगल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो ये फहराया था अरुणा आसफ अली ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये जो कथन है सही है। दूसरा कथन है आर, यानी कारण आर जो दिया हुआ है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए की थी। तो ये भी कथन जो है सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, ये कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ये सही है लेकिन कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक पदों को उनके संबंधित कार्यों से सुमेलित कीजिए। तो दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत जो है किससे मिलेगा? तो विदेशी मामलों से, यानी डी। आरिज ए मुमालिक, ये किससे? तो सैन्य विभाग से। सी से सदर उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों और दान विभाग का, और बारिदेव मुमालिक गुप्तचर विभाग, यानी ए का डी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का डी और 4 का ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 99 और फिर 100। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। दोहावली, गीतावली, कवितावली या फिर रत्नावली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमजा नामा, यानी ऑप्शन ए। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।